दोस्तों नमस्कार। आज मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे बात करूंगा। मौर्य साम्राज्य यानी एक ऐसी साम्राज्य की बात करने में जा रहा हूं जो उस समय यानी अपनी काल में, प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में था और आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से एक पहला साम्राज्य है जो कि भारत को एकताबद्ध सूत्रबद्ध में बांध के रखा था। ठीक है। और इसका जो भी शासक हुए यानी मुख्य शासक के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक एक ऐतिहासिक सम्राट के रूप में देखा जाता है। उस समय जिस समय ये साम्राज्य था वो आप कह सकते हो जितना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने, उसके बाद किसी ने भी इतनी बड़ी साम्राज्य का स्थापना करने का हिम्मत तो किए जरूर होंगे लेकिन स्थापित नहीं कर पाए। दूसरी बात ये है कि इस साम्राज्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें ये है कि एक केंद्रीकृत साम्राज्य था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, यानी एक व्यक्ति केंद्र में रहकर इतनी बड़ी साम्राज्य को शासन चला रहे थे। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्राचीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के बारे में जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। और इसका जितना भी एमसीक्यू है इन सारे के एमसीक्यू के देखेंगे हम लोग। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसके साथ साथ डिस्कशन भी किया जाएगा। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए हैं तो, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। ठीक है। यहाँ शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। इनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी इसके बाद अशोक है। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का है, ठीक है, कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक है जो बाद में आएंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ये गुप्त वंश का है, ठीक है, गुप्त वंश का है। तो पहला शासक कौन हुआ? आपका चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि प्रथम शासक है जिसने एक साम्राज्य की स्थापना किया था, और वैसे साम्राज्य जो आज तक किसी ने स्थापित नहीं कर पाए। आप कह सकते हैं ये प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। इससे पहले ऐसा कोई सम्राट नहीं था जो इतनी बड़ी साम्राज्य को स्थापित कर सके थे। ठीक है। और इनकी साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ईरान की सीमा से लगती थी, यानी भारत का सीमा ईरान से सीमा से लगती थी। सोचिए आप। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ठीक है। तो याद रखेंगे, सॉरी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। ठीक है। यहाँ पर विक्रमादित्य नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, याद रखेंगे, यहाँ पर ये होगा जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ठीक है। विक्रमादित्य को हटा दीजिए तब सेंटेंस पूरा बैठेगा। तो यहाँ पर भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष चार महान लेखक का नाम दिया हुआ है, जिसमें से याद रखिएगा कि विशाखदत्त का एक बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष तौर पर सूचना मिलता है। ठीक है, सूचना मिलता है। और इस बुक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया है, और साथ ही साथ इस बुक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा। यानी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का पिताजी का नाम नंदराज हुआ करता था। ठीक है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य
को वृषल तथा कुलहीन कहा है मुद्राराक्षस नाम की पुस्तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम जुड़ेगा यहाँ पर जिसका नाम है विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। इस विलियम जोन्स ने एक विद्वान थे। इस व्यक्ति ने सबसे पहले सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जस्टिन ने सेंड्रोकोप्टस चंद्रगुप्त और सिकंदर की महान की भेंट की उल्लेख किया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कि जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस जो नाम है दिया था, उस नाम का उल्लेख पहली बार विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है जिसका उजागर विलियम जोन्स ने किए थे। ठीक है, और दो व्यक्ति और हैं, एरियन और प्लूटार्क, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो अभी मैं बताया विलियम जोन्स ने की। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसका प्रधानमंत्री थे। तो याद रखेंगे कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, और इसे चाणक्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। मैंने अभी बताया चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। नाम है पुस्तक का अर्थशास्त्र, लेकिन ध्यान रखिएगा ये विषय है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र से शासन काल के बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, उसमें से एक बात ध्यान रखिएगा कि कहता है कि 7वां कौन है। ठीक है, 7वां कौन है, तो 7वां कौन है, मित्र है। कौटिल्य कहता है कि राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक अच्छे मित्र की पूर्णता आवश्यकता है। सच तो यही है कि एक मित्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा मित्र जो कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आपको साथ दे। ठीक है, ऐसा मित्र नहीं कि भोज बन रहा है, पकवान बन रहा है तो खाने के लिए चले आए और जब दुख का समय आए तो फिर कहे तो 10 को बहाना बनाए। कौटिल्य ने कहा एक ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो हर समय आपको साथ दे। ठीक है, तो उस सप्तांग सिद्धांत में 7 क्या क्या है कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए थे। राज्य तभी पूरा होता है कि उस राज्य में एक राजा होना चाहिए, एक अमात्य होना चाहिए, एक राष्ट्र जनपद होना चाहिए, एक दुर्ग होना चाहिए, एक कोष होना चाहिए, एक सेना होना चाहिए और एक मित्र होना चाहिए। ठीक है, ये 7 सिद्धांत है, 7 चीज़ें हैं, 7 अंग है
तो इन 7 अंक को याद रखिएगा। क्या क्या? राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। मैंने अभी बताया पहलू क्या है, राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस शासनकाल का? तो मौर्य शासनकाल का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुकुरर। तो देखिए, इसमें से कहा जा रहा है कि मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है। किस समय का? मौर्य काल का। ठीक है, मौर्य काल का। तो उस राजनीतिक पुस्तक में ध्यान रखिएगा कि जिसकी तुलना आप मैकियावेली का प्रिंस से करते हैं। ठीक है, मैकियावेली का प्रिंस से करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो अब देखिए डायमेकस था कौन? पहले तो यही जानना होगा कि डायमेकस था कौन। तो याद रखिएगा कि डायमेकस सीरिया नरेश। ठीक है, सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का दूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। और ये कहा जाता है कि ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। ठीक है, याद रखेंगे डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे और ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी थे। साथ ही साथ ये भी जानना है कि एक विद्वान है या यूनानी लेखक है जिसका नाम है एथिनियस। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से मित्रतापूर्वक 3 चीज़ मांगे थे। क्या क्या? मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। जिसमें से मदिरा को भेज दिया गया। ठीक है, मदिरा भेजा और सूखी अंजीर भेज दिया, लेकिन कहा कि दार्शनिक का हमारे देश में खरीद बिक्री का बैन है, इसलिए मैं नहीं भेज सकता हूँ। तो याद रखेंगे डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का दूत थे, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। और बिंदुसार है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे कि डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे। एक और राजदूत है जिसका नाम है डायनोसियस। ठीक है, डायनोसियस किसका राजदूत है? याद रखें, मिस्र का नरेश टोलमी फिलाडेल्फस। याद रखेंगे, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसियस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? तो लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना हुआ था। अभी भी आप जाइए, ठीक है, अभी भी आपको मिल जाएगा कुछ न कुछ अवशेष। कुम्हरार जाएंगे, ठीक है, कुम्हरार जाएंगे पटना में, या बुलंदी बाग। ठीक है, या बुलंदी बाग। ध्यान रखेंगे 2 जगह, बुलंदी बाग। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो आपको पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल भवन का कुछ न कुछ अवशेष दिखाई पड़ेगा। और ये दोनों जगह खोज निकाले थे स्पूनर महोदय ने। याद रखेंगे, स्पूनर। ठीक है, स्पूनर महोदय ने खोज निकाले थे। तो इस प्रकार याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था, जो कि आज भी पटना में दिखाई देगा। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वो प्राचीन नगर है पाटलिपुत्र। ठीक है, मैंने अभी बताया पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य के दक्कन की विजय प्राप्त की थी?
तो दक्कन की विजय जो प्राप्त करने वाले शासक हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात और एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो जिस शासक ने जीता उनका नाम याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये आपका गुप्त वंश का है, स्कंद गुप्त भी शासक गुप्त वंश का है, और हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा कि इसमें एक ही नाम है जो मौर्य वंश का है, उनको वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, याद रखेंगे वो अभिलेख आपको यहाँ पर दर्शाना है जिससे ये साबित होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, यानी गुजरात की तरफ था। ठीक है, तो इससे एकमात्र यहाँ पर अभिलेख है जिससे ये आपको साबित हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में भी प्रभाव था, वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख के द्वारा एक बात सामने आती है कि गिरनार पर्वत के पास, सौराष्ट्र के पास एक सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, और जिस समय सुदर्शन झील का निर्माण किया जा रहा था उसमें सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त थे, याद रखेंगे पुष्यगुप्त थे। और आगे इतिहास में कई शासक आएंगे जो इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करेंगे, जैसे कि अशोक भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद कनिष्क भी इसका जीर्णोद्धार करेंगे, स्कंद गुप्त भी जीर्णोद्धार करेंगे। ठीक है, तो लेकिन निर्माणकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त हैं। ठीक है, और इसकी जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, किस भारतीय राजा ने हराया था। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सिकंदर ने पटना में हमला नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, उनकी सेना वहाँ से वापस चल गए, उसको दोबारा फिर से कोशिश किए सेल्यूकस ने। ठीक है, सेल्यूकस कोशिश जरूर किए कि इसको हराया जाए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को हराया जाए। और ये युद्ध कब होगा तो याद रखेंगे 305 में होगा, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और साथ ही साथ इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होगा। इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होगी, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होगी। इस जीत के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेंगे। साथ ही साथ 4 प्रांत, एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान मकरान तट तथा पेरिम्पम सदाई जो कि काबुल दहेज में दिए। साथ ही साथ अपनी बेटी के साथ साथ एक व्यक्ति जिसका नाम है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे। लेकिन जब इतना कुछ देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का भी कुछ बनता था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर जी को 500 हाथी दिए थे। ठीक है, याद रखेंगे 500 हाथी दिए थे उपहार स्वरूप। ठीक है, चलिए ये पूरी घटना बहुतों ने अपने पुस्तक में लिखे, जैसे एपियानस ने, स्ट्रेबो ने, प्लूटार्क ने इसकी जिक्र किए हैं। साथ ही साथ हमारे देश का विशाखदत्त नाम के नाटक मुद्राराक्षस में भी इस बात का चर्चा है कि ये घटना घटी है। यानी विशाखदत्त के एक नाटक है जिसका नाम है मुद्राराक्षस, इसमें भी इस बात का चर्चा है। ठीक है, तो याद रखेंगे सेल्यूकस की जो लड़ाई हुई थी यानी युद्ध हुआ था
वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, कब? 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? वो है अशोक। ठीक है, वो है अशोक। 13वें शिलालेख में इस बात का जिक्र है कि अपराज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ युद्ध करते हैं। इस युद्ध के बाद इनके मन इतना द्रवित होता है कि ये अशोक बौद्ध धर्म में शिफ्ट हो जाते हैं और ये सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर आगे चल के राजधर्म को स्थापित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वो क्षेत्र है श्रीलंका। ठीक है, अशोक के साम्राज्य से बाहर था। ठीक है, अशोक के साम्राज्य से बाहर था। याद रखेंगे, अशोक के शिलालेख दूसरा में इस बात का जिक्र है कि श्रीलंका अशोक के मेरे साम्राज्य से बाहर है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दक्षिण भारत के राज्यों का नाम भी दिया हुआ है, जैसे केरलपुत्र, सत्यपुत्र, पांड्य, चोल, चेर। इन राज्यों के बारे में भी कहा गया है कि हमारे राज्य से बाहर थे। इस प्रकार श्रीलंका भी मौर्य साम्राज्य से यानी अशोक के साम्राज्य से बाहर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, वो है अशोक का दूसरा मुख्य अभिलेख यानी अशोक का बृहद अभिलेख में इस बात का जिक्र है कि दक्षिण भारत का कुछ राज्य के बारे में मैंने अभी बताया, वो है चोल। ठीक है, चोल, पांड्य, चेर, सत्यपुत्र, केरलपुत्र। तो दक्षिण भारत राज्यों के बारे में कुछ जानकारी देता है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, दूसरा अभिलेख है जिसमें से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, यानी देवता के समान या देवता के प्रिय। ठीक है, तो देवता के प्रिय करके उपाधि इसने लिए थे। कहीं न कहीं ये हिंदू धर्म के समकक्ष आते हैं। ठीक है, तो चलिए, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, इसका मतलब यही होता है, यानी बौद्ध होते हुए भी ये हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ पाए थे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हिंदू धर्म को ही मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कूट दिया हुआ है। ठीक है, कूट से आंसर बताना आपको है, लेकिन हम आपको यहाँ पर ऐसे बताते हैं, कूट को छोड़ दीजिए, अगर याद रह जाता है तो कूट वैसे आप सही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, वो पटना में हुआ था। ठीक है, 251 से 55 ईसा पूर्व की बात है, उस समय हुई थी। और इस बौद्ध संगति का अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तिस्सा। याद रखेंगे, मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, तिस्सा करके एक व्यक्ति हैं, इसने अध्यक्षता किए थे। और इसकी जानकारी जहाँ से मुझे प्राप्त होती है वो है ध्यान रखेंगे, वो है दीपवंश और महावंश। ठीक है, तो दीपवंश ये 2 और 3 जहाँ भी होगा आंसर वही होगा। दीपवंश और महावंश से जानकारी मिलती है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र पटना में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो अभी मैंने बताया, पटना। ठीक है, पटना, तो पाटना नहीं, पटना। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र में स्थापित या आयोजित की गई थी। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। ठीक है, बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार आपका आजीवक थे। ठीक है,
आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये दोनों अशोक और दशरथ, यानी अशोक और उनका पुत्र दशरथ, कुणाल का बेटा, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। ठीक है, यानी दोनों बौद्ध के अनुयायी हैं, अशोक और दशरथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे? ठीक है, बहुत आसान सी क्वेश्चन है कि रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे? ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन एक अधिकारी हुआ करते थे रज्जुक। ठीक है, तो मौर्य काल के समय में एक अधिकारी थे रज्जुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सार्थवा किसे कहते हैं? तो सार्थवा याद रखेंगे, जो व्यापारियों की काफिला होता था उसे हम सार्थवा कहते हैं। ठीक है, तो व्यापारी काफिला को सार्थवा की संज्ञा दिया गया था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन के भाग जो अधिकारी नहीं थे वो है अग्रहारी। ठीक है, अग्रहारी। बाकी युक्त नाम के जो अधिकारी हैं ये जिले में राजस्व वसूल का काम करता था। ठीक है, प्रादेशिक हैं, जो एक मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, संभागीय आयुक्त यानी आप कह सकते हैं डीएम के तरह। ठीक है, और अभी मैंने बताया रज्जुक जो एक राजस्व विभाग में ही काम कर, किंतु ये न्यायिक अधिकारी के तरफ भी काम करते थे। ठीक है, लेकिन अग्रहारिक ये मौर्य प्रशासन से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे अशोक ने किया था। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था, याद रखिएगा। और इस स्तंभ पर शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक भी है। ठीक है, भारत सरकार ने इस प्रतीक को चिन्ह के रूप में लिया है, आपको याद है वो 3 सिंह वाला, लेकिन है 4 सिंह उसमें। ठीक है, और ये उस समय जो ये स्तंभ जो है उस समय की चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो किसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती को, या भरहुत को, या सांची को, या सारनाथ को? ठीक है, तो जो सर्वश्रेष्ठ है वो सांची का। ठीक है, सांची है कहाँ? याद रखेंगे एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है। ठीक है, रायसेन जिला में। और स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो सांची सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। ठीक है, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने करवाया, ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार अगर भरहुत को देखा जाए तो ये भी एमपी के सतना में है। ठीक है, भरहुत भी एमपी में है, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और भरहुत के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती जो स्तूप है ये आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर जिला कृष्णा नदी के पास में है। ठीक है, और कर्नल कोलिन मैकेंजी ने इस स्तूप का पता लगाए थे। और सारनाथ स्तूप जो है, सारनाथ का धमेक स्तूप, ये गुप्त काल का है। ठीक है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है, ये गुप्त काल के हैं सारनाथ स्तूप। ठीक है, जो धमेक स्तूप। तो इस प्रकार आपका सही आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 की मिलाइए, यानी यहाँ पर फिर से स्तूप की बात किया गया। अभी मैंने बताया सारनाथ धमेक स्तूप। ठीक है, सारनाथ जो है आपके पास वो धमेक स्तूप पर है। अगर श्रावस्ती देखा जाए तो सहेत महेत याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मिलान करने का है, आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तो अगर जैसे यहाँ पर दिया गया वो जरूरी थोड़ा है कि वैसे भी अगला एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको याद करके रख लीजिएगा तो फिर अगला एग्जाम में कुछ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सारनाथ धमेक स्तूप। ठीक है, इसके बाद श्रावस्ती जो है सहेत और महेत। ठीक है, इसके बाद कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर याद रखेंगे, रानाभर स्तूप। ठीक है, और लास्ट में बचता है क्या? कौशाम्बी घोषित राम मठ। ठीक है, तो कौशाम्बी घोषित राम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहेत महेत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी किस रास्ते से होकर ये सारे जगह को वो घूमे। जब अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए, इसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अपना यात्रा करते हैं। ठीक है, अपनी यात्रा करते हैं जहाँ जहाँ बुद्ध के कुछ स्तंभ थे या फिर कह सकते हैं कि जगह थे, वहाँ पर वो गए। ठीक है, कहा जाता है अशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष वो बोध गया गए। ठीक है, और 20वें वर्ष वो रुमिनदेई गए। ठीक है, रुमिनदेई के अनुसार में 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गए, और लुम्बिनी जाने के बाद वहाँ पर भूमि कर 1/6 के जगह में 1/8 कर दिया गया, और साथ ही साथ कर मुक्त कर दिया, धर्म कर मुक्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद कहता है कि अशोक 20वें वर्ष में ही अशोक निकाली सागर भी गए, और 14वें वर्ष में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप में दूसरी बार संवर्धन कर आकार 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए कौन कौन से रास्ते होके अनुगमन किए थे, जिसका आपका सही आंसर इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। सही आंसर इस प्रकार है कि पहले ये लुम्बिनी गए। ठीक है, लुम्बिनी गए यानी पहले डी याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये लुम्बिनी के बाद ये कपिल वस्तु गए, यानी कपिल वस्तु आपका बी है। ठीक है, बी के बाद याद रखेंगे। इसके बाद ये गया यानी ए के स्थान पर। ठीक है, ए गए, ए का स्थान मतलब गया गए। इसके बाद 5वां, इसके बाद आपके पास है सारनाथ गए। ठीक है, सारनाथ गए यानी आपका ई होगा। ठीक है, इसके बाद ये कुशीनगर गए यानी सी होगा, और लास्ट में इसके बाद सबसे लास्ट में ये श्रावस्ती। ठीक है, इस प्रकार देखिए ये पहले आपका लुम्बिनी, फिर इसके बाद लुम्बिनी के बाद ये कपिल वस्तु, फिर गया, इसके बाद सारनाथ, इसके बाद ये कुशीनगर, और फिर लास्ट में श्रावस्ती गए। यही मार्ग का अनुगमन ये किए थे अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख में जो भाषा है वो याद रखिएगा आप लोग, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा है। एक बात तो इतना ध्यान रखिएगा कि अशोक के शिलालेख में, ठीक है, 4 लिपि हैं। ठीक है, कौन कौन लिपि हैं अशोक के शिलालेख में? 4 लिपि, वो है ब्राह्मी, याद रखेंगे ब्राह्मी, इसके बाद खरोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी, इसके बाद ग्रीक, और एक है आरामाइक। ठीक है, आरामाइक। इस प्रकार 4 लिपि है। लेकिन अगर भाषा देखा जाए कि कितने भाषा है अशोक के शिलालेख में, तो 3 भाषा है। एक है प्राकृत, ठीक है, दूसरा है ग्रीक भाषा, और तीसरा है आरामाइक भाषा। ठीक है, आरामाइक भाषा। तो लिपि 4, भाषा 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिपि 4 कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरामाइक। और भाषा देखा जाए तो प्राकृत, ग्रीक और आरामाइक। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ठीक है, कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो याद रखेंगे कि ये शहबाजगढ़ी, ठीक है, याद रखें शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में है। याद रखेंगे 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों का लिपि खरोष्ठी है। ध्यान रखेंगे कौन कौन? एक शहबाजगढ़ी तो यहाँ पर है ही, और दूसरा है मानसेहरा। ठीक है, मानसेहरा नामक अभिलेख, ये दोनों का दोनों खरोष्ठी लिपि में है, ध्यान रखेंगे। और तक्षशिला में कुछ अरामाइक लिपि में लिखा गया था। ठीक है, और उसमें एक भग्न अभिलेख है सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा गया एक अभिलेख भी है। बाकी सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि में 2 अभिलेख है, एक शहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम
उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षर से किया गया, ठीक है, किया गया। तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम यानी कहने मतलब है कि प्रथम अभिलेख किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, तो किस पत्थर के पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभ पर या सिक्कों पर, ठीक है। तो याद रखेंगे पत्थर के पट्टियों पर, यानी इसी को हम कहते हैं शिलालेख, ठीक है, शिलालेख, ठीक है, शिलालेख। तो शिलालेख जो है पत्थर पे लिखता, शिला का मतलब पत्थर और लेख पर मतलब उस पर लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा वो है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837 में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, 1750 ईस्वी में टिपेंथेलर नामक व्यक्ति ने पहली बार अशोक के शिलालेख को खोज निकाला था, ठीक है, और पढ़ने में कामयाब हासिल किए जेम्स प्रिंसेप 1837 में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो लिपि है, ध्यान रखेंगे, खरोष्ठी, ठीक है, खरोष्ठी। और आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का अपना शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है, ठीक है। तो अशोक का नाम अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी, ठीक है, यानी देवताओं का प्रिय, ठीक है, देवताओं का प्रिय, यही मतलब है इनका, ठीक है, प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया, ठीक है। तो मैं तभी से आपको बता रहा हूँ कि अभिलेखों में प्रियदर्शी या देवानामप्रिय रूप में किया गया, उनका नाम है, उस शासक का नाम है अशोक, ठीक है। अशोक ने अपने शिलालेख में प्रियदर्शी या देवानामप्रिय यानी कहने मतलब है देवता का प्रिय या देखने में बहुत सुंदर, ठीक है। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में ये नाम अंकित करवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि व्यक्तिगत नाम यानी अशोक, ठीक है, कहाँ पे मिलता है? यहाँ पर ऑप्शन जो जिस प्रकार दिया हुआ है, कालसी, रोमिनदेई और विशिष्ट कलिंग राजादेश या मास्की, याद रखेंगे मास्की, यहाँ पर एक ही है मास्की, याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ गुर्जरा भी याद रखिएगा, ठीक है, गुर्जरा में व्यक्तिगत नाम दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक और अभिलेख है नेतुर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और एक है उडेगोमल, ठीक है, उडेगोमल, ये इस उडगोमल, ठीक है। इन सब में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन कौन कौन? मास्की, गुर्जरा, नेटुर, उडेगोमल, इन सब अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है अशोक के रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, ठीक है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख होना चाहिए, स्तंभ लेख संबंधित है, ठीक है। तो क्यों संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन है, संबंधित क्यों है ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इस बात को लेकर कि अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख जो संबंधित है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है, ठीक है। याद रखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है, और वहाँ एक शिला स्तंभ है जिसका नाम है रुमिनदेई लघु स्तंभ स्थापित किया गया था और बुद्ध के जन्म से है, ठीक है, इसका। और वहाँ जाने के बाद वहाँ के भूराजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। दोस्तों यहीं तक ख़त्म नहीं हो रही है, अगला भी और क्वेश्चन है, तो आज यहीं तक, फिर सेकंड पार्ट के रूप में रेस्ट क्वेश्चन को लिया जाएगा। तब तक के लिए
मैं आपसे कह सकता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, पूरे वीडियो देखने के लिए। और जय हिंद, जय भारत।